मित्रों को नमस्ते। टीम महाबोधि की ओर से आई। आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, है ना। इतिहास पढ़ेंगे हम लोग। पीटी मेंस इंटरव्यू का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच विकसित करेंगे हम लोग, जैसा कि पिछले क्लास में भी मैंने बताया था आपको हिस्ट्री के बारे में। इतिहास, है ना। इतिहास, हिस्ट्री, क्या इतिहास है? इतिहास की डेफिनेशन में बताया था। इतिहास क्या है? तो बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन ही इतिहास है। यानी क्या हुआ कि अब से पहले तक जो भी महत्वपूर्ण बीती हुई घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन ही इतिहास है। और इस क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन में सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच में आर्थिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, राजनीतिक अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन, उनका पर्यावरणीय अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, साथ ही साथ वैश्विक विभिन्न बृहद परिप्रेक्ष्यों पर जब एक क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है तो उसी को हम लोग इतिहास के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसा कि ये हिस्ट्री हुआ, आपको पता है कि हिस्ट्री यूपीएससी, बीपीएससी, सभी पीसीएस के लिए बहुत ही एक मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है। बहुत लोग इसको पसंद करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इतिहास आपने पढ़ लिया तो सभी विषयों को पढ़ लिया। इतिहास सभी विषयों की माँ होती है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं इतिहास के साथ। तो इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं ना, सुविधा के लिए, पढ़ने के लिए। इतिहास को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है इतिहास को। इसके काल विभाजन का क्या पैमाना है? तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। ठीक है, इतिहास का मतलब होता है कि इतिहास उन्हीं चीजों को कहते हैं जब पुरातात्विक रूप से वो घटनाएं प्रूफ होती हैं। पुरातात्विक, साहित्यिक, समझते हैं ना पुरातात्विक साहित्यिक क्या होता है। और तीसरा हुआ विदेशी यात्रियों का जो यात्रा वृतांत होता है उनके माध्यम से। ठीक है, तो जब वही घटनाएं इतिहास कही जाएंगी जब पुरातात्विक में अभिलेख, सिक्के, भवन या विभिन्न प्रकार के जो उनके द्वारा जो सामग्रियां उपयोग किए जाते थे तो उनके बारे में जानकारी मिलती है, खुदाई के माध्यम से वो निकलता है ना। दूसरा साहित्यिक साक्ष्य हुआ, उस समय की जो पुस्तकें हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं उपनिषद काल हुआ या ऋग्वेद, उसके बाद में ऋग्वेद हुआ, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस वेदों से फिर हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। उसके आगे आने वाले अन्य, जैसे जो चाणक्य की किताब हुई, उनकी अर्थशास्त्र नामक किताब है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसी तरह से विभिन्न प्रकार की जो किताबें हैं इससे साहित्यिक जानकारी मिली। और फिर विदेशी यात्रियों का विवरण, जैसे मेगासनी जैसे लोग हैं, न्यूयॉर्कस हैं, प्लूटो हैं, अनेसिक्रेटस हैं, जो सिकंदर के साथ आए थे। तो ये ऐसी जब तीनों जानकारी प्रूफ होकर एक दूसरे को संतुष्ट करती है तब हम लोग उसे इतिहास की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये इतिहास हुआ। ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में डिवीजन करते हैं। डिवीजन का क्या पैमाना है ये भी देख लीजिए। प्राचीन भारत को हम लोग 600, ठीक है, बीसी से हम लोग 750 एडी ये मानते हैं। क्यों? क्योंकि 600 बीसी से पहले का जो समय काल उसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री का 2 भाग होता है, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, प्रोटो, ठीक है, और तब एक हिस्ट्री। ठीक है, 3 भाग हुआ। तो मुख्य रूप से हिस्ट्री जो हुआ वो हम लोग ये प्राचीन भारत 600 बीसी से लेकर 750 एडी प्राचीन ये हुआ, एंशिएंट इंडिया का काल है, हिस्ट्री का हिस्सा। और प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है कि साहित्यिक साक्ष्य है, लेकिन साहित्यिक हुआ लेकिन साहित्य को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, जैसे कि जो हड़प्पा की सभ्यता है उसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं कि वस्त्रोत्खेदन लिपि तो मिली है हड़प्पा की, लेकिन उस लिपि को हम लोग पढ़े नहीं है, तो इसलिए उसको हड़प्पा की सभ्यता को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। और प्री हिस्ट्री में पाषाण काल है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, तो इसे प्री हिस्ट्री करते हैं। इस काल के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला, केवल पत्थर, पाषाण, क्रोड़ के उपकरण मिले हैं जिसके द्वारा उनके जनजीवन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है जो इस समय के मनुष्य रहे हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत हम लोग डिवीजन कर दिए 600 बीसी से 750 एडी। मुख्य रूप से इसके बाद सामंतवाद की प्रवृत्तियां उभर जाती है, क्षेत्रीय राज्यों का काल आ जाता है। तो 750 को हम लोग एक लंबे समय काल में जब परिवर्तन होता है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तो विभिन्न बृहद परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में काल विभाजन करते हैं। फिर मध्यकालीन भारत में फिर हम लोग 2 करेंगे, पूर्व मध्यकाल, ठीक है, और उत्तर मध्यकाल। ठीक है, और पूर्व मध्यकाल हम लोग 750 एडी से लेकर 1200 एडी तक करेंगे, दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना होती उस समय तक। और उत्तर मध्यकाल करेंगे हम लोग 1200 एडी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर हम लोग मुगल तक का करेंगे, यानी कि 1761 में बैटल ऑफ पानीपत फॉर्ड। आप सबको मालूम है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में पूरी तरह से भारत की जो महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत मराठा शक्ति थी वो पराजित हुई थी। और एक फिल्म भी इस पर आई है ना, पानीपत वाली फिल्म आप देख लीजिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
जैसा कि आपको पता है कि मैं पढ़ाई का बताया था कि कैसे पढ़ना है, पढ़ाई का उत्तम बेस्ट तरीका क्या होता है, तो पढ़िएगा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो फिर हम लोग यहाँ से ये उत्तर मध्यकाल 1761 तक जाकर खत्म होता है। और ऐसे औपचारिक रूप से 1857 की क्रांति में मुगल जो सत्ता होती है भारत की, उसका खात्मा होता है और तब उसके बाद मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है। यह मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है हम लोग 1761 से मानते हैं, ठीक है। विवाद है 1757, 1761, 1707 में, लेकिन हम लोग 1761 से मानते हैं, ठीक है। पानीपत की युद्ध के बाद जब मराठा की हार हुई और अब तय हो गया कि भारत का किस्मत किसके हाथ में रहेगा, ब्रिटिशों के हाथ में रहेगा। 1761 से लेकर हम लोग 1947 आजादी का काल है, भारत की आजादी हुई थी, तो इस समय तक ये हुआ हमारा ब्रिटिश काल, आधुनिक काल। ब्रिटिश काल भी कहेंगे, आधुनिक काल भी कहेंगे। और 1947 के बाद का जो काल हुआ, 1990 तक का जो काल होता है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा है ना। ये स्वातंत्र्योत्तर काल हुआ, 1947 से 1990 तक काल हुआ स्वातंत्र्योत्तर काल, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा हो गया। और 1990 के बाद भी ये काल है, इसको हम लोग कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्न इरा, है ना, यानी उत्तर आधुनिक काल या उत्तर आधुनिकतावाद का काल। चूंकि 1991 में बड़े स्तर पर भारत में, वो वैश्विक स्तर पर भी नीतियों में परिवर्तन हुआ। नीतियां क्या थी? एलपीजी की नीतियां आई, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। इन नीतियों में परिवर्तन के कारण और पूरे वैश्विक ग्लोबल स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन देखा गया। तो 1990 से लेकर अभी तक का जो काल आया है, 2020 में अभी हम लोग हैं, ये उत्तर आधुनिकतावाद का काल है। उत्तर आधुनिक काल में नवीन प्रवृत्तियां आ गई। अभी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, हम लोग ये ज्ञान युग है, सूचना क्रांति का युग है। तो नवीन इसकी प्रवृत्तियां हम लोग देखने को मिलती है। तो ये इतिहास का विभाजन हुआ। अब आइए, जो हम लोगों ने पढ़ा था इतिहास में, मैं आपको बताया कि प्री, प्रोटो और हिस्ट्री हुआ। तो हिस्ट्री का हमने जो विभाजन किया, अब आइए आप प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री किसको कहते हैं? प्री हिस्ट्री में मुख्य रूप से इनका जो है सो साक्ष्य मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, ठीक है। कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिला, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। जो पत्थर के, पाषाण के औजार का वो प्रयोग करते थे, उनके जो कंकाल हैं, कार्बन आइसोटोप डेटिंग से जानकारी मिली है, उसके आधार पर। तो ये प्रागैतिहासिक काल हुआ, ठीक है। ये प्री हिस्ट्री का काल प्रागैतिहासिक नाम से जैसा कि स्पष्ट है, यह इस इरा में मुख्य रूप से जो मनुष्य होते थे, घुमंतु थे या यावर थे, जंगल में घूमते रहते थे। जैसा कि आपको पता है कि मानव का विकास कैसे, उद्विकास कैसे हुआ है, परिवर्तन विकास, तो उसी के क्रम में प्रागैतिहासिक काल को हम देखते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट ब्रसफुट जो थे, इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। अतिरेपेक्कम में ये कुल्हाड़ी, हस्तकुठारी इत्यादि प्रकार के जो पाषाणकालीन जो हमारे जो पूर्वज थे, उनके अवशेष से खोज निकाले हैं, ठीक है। और वैश्विक स्तर पर जगनैर थॉमसन भी हैं। भारत में पुरातात्विक विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश पुरातात्विक थे, ये इनको जनक कहा जाता है, ठीक है। और अब इसी काल को, ये जो प्रागैतिहासिक काल है, पाषाण काल कहा जाता है। इसी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पाषाण का मतलब हुआ पत्थर। इस समय इनकी गतिविधियों का जो केंद्र था, सभी प्रकार की, चाहे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, सबका केंद्र क्या होता था? पत्थर ही था इनके जनजीवन का, ठीक है। ये पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे, या यावत प्रकार की इनकी जिंदगी थी। ये घुमंतु प्रकार के लोग थे, भोजन की तलाश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। ये खाद्य संग्राहक थे, भोजन इकट्ठा करने वाले थे। इनके शरीर में भी कई प्रकार के परिवर्तन अभी हो रहे थे, मनुष्य का विकास लगातार जारी था। जैसा कि आपको पता है कि भारत में सबसे प्राचीनतम मनुष्य का साक्ष्य हाल में है, जैसे अफ्रीका महादेश में तो मिला ही है, भारत में भी अब से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से इसका साक्ष्य मिला है। 20 लाख वर्ष पूर्व से हमको इस पाषाण काल की जो जानकारी मिली है, तो यहाँ जो मनुष्य हैं इनके बारे में जानकारी मिली है। तो हम लोग पाषाण काल को 20 लाख वर्ष पूर्व से मानकर चलेंगे। एनसीईआरटी का डेटा है, 20 लाख बीसी से लेकर ये लगभग 12,000, 13,000, 12,000 बीसी तक ये हम लोग मानेंगे। ये जो काल है ना, ये पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल है, ठीक है। और पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा जाता है। क्या क्या? उच्च पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और निम्न पूरा पाषाण। उच्च पूरा पाषाण जो हुआ सो 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 80,000 वर्ष पूर्व तक हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद 80,000 वर्ष से लेकर 30,000, 40,000 वर्ष पूर्व तक हो गया मध्य पूरा पाषाण। और निम्न पूरा पाषाण जो हो गया वो हो गया 30,000 वर्ष पूर्व से लेकर 13,000 वर्ष पूर्व तक, ठीक है। तो ये पूरा पाषाण काल लगभग इतने समय का रहा। मुख्य रूप से इसमें जो थे आखेटक थे, ठीक है, या यावर थे, घुमंतु थे, खाद्य संग्राहक थे, पत्थर और हड्डी के उपकरणों पर ये निर्भर थे। और पत्थर के भी उपकरण मोटे प्रकार के होते थे, क्योंकि तकनीक में परिवर्तन नहीं था,
टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं हुआ था, उनको जानकारी नहीं थी, तो जो पत्थर के जो औजार होते थे मोटे मोटे प्रकार के थे, ठीक ना, फलक उसमें, और वो जो आगे चल के जैसे जैसे विकास मनुष्य जब बढ़ेगा विकास के कालखंड में और आगे की ओर आएगा, जब ये पूरा पाषाण से मध्य पाषाण की ओर आएगा, तब ज्यादा पत्थर के जो औजार हैं या हड्डी के औजार हैं उनमें परिवर्तन आएगा, ठीक है, पतले प्रकार के, स्फटक फलक प्रकार के, उसमें चिकनापन, पैनापन, धार वो आएगा, ठीक है। क्वार्टजाइट, शल्य, ब्लेड इत्यादि से बनाते थे, ठीक है। और मानव खोपड़ी नर्मदा नदी घाटी से अतिरेपेक्कम में, तमिलनाडु में अतिरेपेक्कम मिला है, ठीक है। इस प्राचीनतम शाक जो मैं चर्चा कर रहा था, तो मुख्य रूप से इसकी ये विशेषता है, ठीक है। और मुख्य रूप से आग के बारे में इसी काल में इनको जानकारी थी, आग, ठीक है। फायर के बारे में दो पत्थर टकराता होगा तो जानकारी मिली होगी इनको आग के बारे में, या दो पेड़ की टहनियां टकराती होंगी तो जानकारी मिली, तो जानकारी इनकी आग की थी। और आग का उपयोग क्या करते थे, अपनी सुरक्षा के लिए आग का उपयोग करते थे, भोजन को पकाने के लिए आग का उपयोग करते थे, ठीक है। ये हुआ आग की महत्वपूर्ण। अब आइए मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण में परिवर्तन क्या हुआ कि यह 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 BC 2000 वर्ष का काल रहा है। इसमें क्या हुआ कि माइक्रोलिथ पत्थर, जो पत्थर के पहले बड़े बड़े भारी भारी बड़े बड़े प्रकार के जो औजार बनते थे, अब अपेक्षाकृत छोटे छोटे प्रकार के औजार बनने लगे। सल्क को उसको तराशा गया, चीरा गया अलग अलग पत्थर से, तो माइक्रोलिथ प्रकार के औजार बनने लगे। अब यहाँ पर पशुपालन भी शुरुआत हो गई है ना, प्रारंभ हुआ, लेकिन मुख्य रूप से पशुपालन ये सब नवपाषाण काल में शुरू होगा, ठीक है। पशुपालन आदमगढ़ बागौर में इसके प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। आग का तो खोज पहले से ही था, लेकिन अब आग का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा, बहुतायत रूप से सुरक्षा के लिए या अन्य विभिन्न माध्यमों के लिए होने लगा। अर्थव्यवस्था को भी धीरे 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 अब ये विस्तार होना शुरू हुआ। हालांकि अर्थव्यवस्था नाम के यहाँ कोई चीज थी नहीं, ये सब नवपाषाण काल में शुरू होगी, ठीक है। ये हुआ, ये मध्य पाषाण काल। अब नवपाषाण काल, नवपाषाण काल को हम लोग न्यूलिथिक क्रांति कहते हैं, ठीक है। नवपाषाण कालीन क्रांति, क्यों क्रांति बोला जाता है, क्योंकि पहली बार अब हम लोग देख रहे हैं कि अब से पहले मनुष्य यायावर है, घुमंतु है, खाना बदोशीय है, जनजाति है, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान लगातार वो भोजन की तलाश में घूम रहा है, इकट्ठा हो रहा है, कभी यहाँ कभी वहां कभी ऐसे। तो इस तरह से इसका जीवन स्थिर नहीं था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन, राजनीतिक प्रकार की कोई जीवन नहीं थी, है ना। मुख्य रूप से भोजन ही प्रधानता थी, सुरक्षा ही उनका प्रधान होता था। लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ, अस्थाई बसावट, कृषि शुरू हो गया। अब एक जगह रहने लगे, कृषि करने लगे, पालतू पशुओं को पालने लगेंगे। अब क्या होगा कि चाक का आविष्कार हो जाएगा, चाक से पहिया होगा, पहिया से उनकी गति बढ़ेगी, तरह तरह के मृदभांड बनाए जाएंगे, मृदभांड से बर्तन बनाए जाएंगे, बर्तन से अब उनकी जीवन शुरू हो जाएगी, खाना से लेके एक रहन सहन का यहाँ से विकास हम लोग देखते हैं कि होना शुरू होता है। तो इसे नवपाषाण को नवपाषाण कालीन क्रांति कहा जाता है। 10,000 वर्ष पूर्व से NCERT का डेटा शुरू होती है। और भारत में हम लोग पढ़े हैं कि इंडिया में 6,000 वर्ष पूर्व, ठीक ना, 6,000 वर्ष पूर्व से हम लोग पढ़े हैं कि मेहरगढ़ में इसका प्राचीनतम साक्ष्य मिला, ठीक है। मेहरगढ़ वाला एरिया कौन हुआ, अभी जो पाकिस्तान का एरिया, हमेशा पढ़ना है तो मैप के साथ पढ़ना है, इंडिया का मैप हमेशा पढ़ना है तो मैप के साथ पढ़ना है, ठीक है। बिना मैप की पढ़ाई नहीं होती। आप इंडिया का मैप निकालिए, देखिए ये आदमगढ़ कहाँ है, बागौर कहाँ है, चौंतारा कहाँ है, चौपानी मांडो कहाँ है, तो और उसके बाद उसको इंडिकेट कीजिए, एटलस के साथ पढ़िए और तब पढ़ने में मजा आएगा, ठीक ना। तो वैज्ञानिक तरीका से पढ़ना चाहिए, ठीक है। आइए, तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये मैप है मेरे पास। हालांकि ये मैप जो फिजिकल है, आपको पॉलिटिकल मैप चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है। जैसे यही ऐसे समझना है, इसमें आपको है ना पॉलिटिकल मैप रखिएगा, ठीक। मैं अभी बताने के लिए समझा दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ इसमें चौपानी मांडो कहाँ है, चौंतारा कहाँ है, सोहन घाटी कहाँ है, बेलन घाटी कहाँ है, दाइमाबाद कहाँ है, बुरझोम कहाँ है, गुफकराल कहाँ है, अतिरेपेक्कम कहाँ है। तो पूरे भारत में है ना, अपने नोट्स कॉपी के साथ इसको इंडिकेट कीजिएगा, कौन कौन घाटी है, कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हुआ, पाषाण कालिक पूरा स्थल कहाँ कहाँ मिला है, किन किन भागों से मिला है पूरे भारत में, ठीक ना। ये आपको करना होगा, तो इससे अच्छी पढ़ाई होगी, कॉन्सेप्ट बेस की पढ़ाई होगी, कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक ना। पढ़ाई में कंजूसी नहीं करना है, समझौता नहीं करना है ना। आप चाहते हैं कि एक वर्ष में सफल जल्दी से जल्दी सफल हो जाए, तो चीजों को बड़े वैज्ञानिक, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो मैं बता रहा था कि नवपाषाण कालीन क्रांति, देखिए कृषि का स्थायी विकास हुआ, पशुपालन होना शुरू हो गया, और सबसे पहले कुत्ता को पालतू पशु बनाया गया, दुधारू पशु भी पाला जाने लगा, अस्थायी निवास हो गया, पहिए का आविष्कार हो गया। मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ आपको पता ही है, मैं बताया जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, बलूचिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य मिल गया। गेहूं जौ मिला है, आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, सबसे जो ये फसल है गेहूं है, फिर जौ है, ठीक है। ये देखेंगे गर्दावास का भी साक्ष्य बुरझोम गुफकराल से मिला है, वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक ना।
भारत के बुर्जहोम गुफकराल से मिला। तो इत्यादि फैक्ट्स देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए। नोट्स हमेशा एनसीईआरटी से ही बनाइएगा, ठीक है। और इस तरह से ग्लो भी रखना है अपने कमरे में और देखना है कि किस तरह से ये आदिम जो विकास हो रहा है, पाषाण काल का विकास हो रहा है, कैसे कैसे विकास हो रहा है। जैसा कि आप पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, बिग बैंग थ्योरी है, जॉर्ज लेमेंतर की थ्योरी है, तो कैसे ब्रह्मांड के निर्माण होता है। ये मुख्य रूप से 7 प्लेटों पर बसा हुआ है और पूरा लगभग कई लाख वर्ष पूर्व ये पूरी पट्टी एक ही थी और धीरे धीरे देखते हैं ना, भारत का क्षेत्र अफ्रीका से कटकर आया है। तो मूल रूप से प्राचीन जनजाति जो है अफ्रीका महादेश में पाए गए हैं। तो आप देखेंगे बाद में जब ज्योग्राफी हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से पहले सारा मिला हुआ था, बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे परिवर्तन होते होते तो यहाँ भी नर्मदा नदी घाटी में प्राचीनतम साक्ष्य मिला, ठीक ना। इसको आप देखिएगा, एटलस भी रखना है, मैप भी रखना है और ग्लोब भी रखना है, ठीक है। ये हुआ, हम लोग देख चुके हैं। तो मुख्य रूप से इसकी विशेषता देखना है, आपको नोट्स बनाना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है। अपने नोट्स को में सारी फैक्ट्स को, पॉइंट्स को ऐड कीजिएगा। क्वेश्चन बैंक आपको देखना है, क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करना है। जो एग्जाम देना है, दरोगा, बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी, जो भी एग्जाम देना है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार करनी है। तैयारी का एक अच्छा रणनीति होना चाहिए। इस तरह से साइंटिफिक सिस्टमेटिक तरीके से अपना नोट्स बनाइएगा, सारा फैक्ट्स को लिखिएगा, उसमें साथ साथ कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। तो ये मुख्य रूप से था। और बिहार में भी बीपीएससी जो देने वाले हैं या दरोगा की एग्जाम हो, उसमें चिरान सारण बिहार से मिला है और चेचर वैशाली, यहाँ से हमको ये नवपाषाण कालिक जो पुरास्थल है इसके बारे में जानकारी मिली है, ठीक है। हड्डी के उपकरण भी मिले हैं। हड्डी के भी इसमें जो हड्डी के उपकरण थे इसका प्रयोग होता था, बहुत प्रयोग होता था, ठीक ना, जानवरों को मारने के लिए या शिकार करने के लिए, ठीक है। चावल मिला है कोल्डिहवा से, है ना, इलाहाबाद के पास कोल्डिहवा, चावल का साक्ष्य मिला है। प्राचीनतम फसल गेहूं जौ है, कपास भी मेहरगढ़ से। मृदभांड का साक्ष्य चौपानी मांडो से मिला है, ठीक है। ये हुआ मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला पहला हथियार क्या था भाई? कुल्हाड़ी था। पहला धातु क्या हुआ? तांबा, ठीक है। पहला पालतू जानवर कुत्ता हुआ। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति हुआ, ठीक है। नियोलिथिक 6000 बीसी में क्या हुआ कि तांबे की खोज हुई, तो तब इस संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ बोला जाता है। और जब हड़प्पा सभ्यता होगा, हड़प्पा सभ्यता आपको मालूम है कि हम लोग 2600 बीसी में हड़प्पा सभ्यता अपने विकसित अवस्था में आएगी, एनसीईआरटी का आंकड़ा है। तो इस सभ्यता को हम लोग तांबा प्लस टीन मिलेगा तो क्या हो जाएगा? कांसा। तो ये जो सभ्यता होगी, हड़प्पा की सभ्यता होगी, इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता की संज्ञा देंगे, ठीक है। ये नवपाषाण कालीन इरा जो हुआ, ये हुआ ताम्र पाषाण कालीन, ठीक है। नवपाषाण कालीन जो हुआ युग, इसको ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति बोला जाएगा। और जब हड़प्पा सभ्यता जब संस्कृति विकसित होगी तो उसको हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता बोलेंगे, ठीक है। और आगे और चल के आगे 1000 बीसी के आसपास लोहा की जब खोज होगी तो फिर लौह युगीन हम लोग सभ्यता बोलेंगे। जो महाजनपदों का निर्माण होगा, बड़े बड़े मगध जैसे साम्राज्यों का निर्माण होगा, तो उसमें लोहा की प्रमुख भूमिका रहेगी। लोहा से रोपण कृषि होगा, जंगलों को साफ किया जाएगा, बड़े स्तर पर लोगों के सामान्य जनजीवन में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन होगा। जैसे उत्तर वैदिक काल में देखेंगे हम लोग, ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन होगा तो अर्थव्यवस्था का आधार जब बड़ा तैयार होगा तो सेना राज्य जैसे अवधारणा बनेगी और फिर शासन प्रशासन की नींव होगी। 6वीं सदी ईसा पूर्व में आप देखेंगे महाजनपद का विकास होगा। आगे चल के भी हम लोग देखेंगे कि बिंबिसार जैसे शासक के रूप में हम लोग मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार अजातशत्रु उदयन के रूप में देखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग की मौर्य साम्राज्य का स्थापना होगा, ठीक है। तो ये हमने आपको मुख्य रूप से प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी दिया है, ठीक है। प्राचीन भारत स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। जैसा कि मैं बताया था, प्रागैतिहासिक काल के बारे में बता चुका हूं, रिवीजन कर लीजिए कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है प्रागैतिहासिक काल का। केवल पाषाण पत्थर के उपकरणों के आधार पर, क्रोड फलकों के आधार पर इस काल के बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी ली जाती है। ये प्री हिस्ट्री का काल हुआ, आदि ऐतिहासिक काल हुआ प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री में मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता आती है और वैदिक सभ्यता आती है, ठीक है। तो हड़प्पा की सभ्यता में मैं बता चुका हूं, हड़प्पा की सभ्यता में लिपि है वस्त्रोत्फेदन लिपि, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है। और जो वैदिक सभ्यता है, जो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, जो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल नामक 2 सभ्यता हुई ना, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। तो इनमें क्या हुआ कि साहित्यिक साक्ष्य है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है, लेकिन अनुसंधान व विकास के क्रम में इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए हम लोग अभी इसको भी प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत ही रखते हैं। हालांकि वेदों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल की, लेकिन अभी तक के जो अनुसंधान व इतिहास में जो निष्कर्ष आए हैं तो वैदिक काल को भी हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं, ठीक है।
अब आइए ऐतिहासिक काल। जैसा कि मैं बताया, ऐतिहासिक काल से तात्पर्य कि लिखित साक्ष्य मिलेगा, पढ़ा भी जाएगा, और इसके साथ साथ लिखित के साथ साथ हम पढ़े हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेगा, विदेशी यात्रियों का विवरण मिलेगा, ठीक है। और एक दूसरे को पुष्ट करेंगे, वेदों से आगे की जो जानकारी मिलती है ना। छठी 600 BC से, है ना, ऐतिहासिक काल शुरू होगा, बौद्ध काल, मौर्य काल, जैन काल इत्यादि इसमें इसका उदाहरण है। तो मैं समझता हूं मित्रों कि आज इतिहास की एक सामान्य समझ हुई होगी, आगे आने वाले सभी परीक्षाओं में, है ना, इसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में सहायता मिलेगी। फिर मैं आगे आऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, रिवीजन भी कराऊंगा, आगे और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए टीम महाबोधि की ओर से और राजीव की ओर से आप सबको नमस्ते।